हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवजोत कौर और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लिबरलाइजेशन। तो आपको बताती हूँ बैकग्राउंड में जाके कि 1991 में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया था इकोनॉमी में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम एलपीजी की पॉलिसी के नाम से जानते हैं। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, और उस टाइम गवर्नमेंट थी हमारे ऑनरेबल पीवी नरसिम्हा राव की। तो व्हाट एन आइडिया सर जी, मैंने इस थीम के साथ इसे पेश किया है क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया था जिसने पूरी इकॉनमी को बदल के रख दिया। पूरी इकॉनमी के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज लेके आया। आज की डेट में जो भी ये चीज़ें आपको मिलती हैं, इतनी डाइवर्सिफाइड, इतना सब्सिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, वो बिकेज एंड बिकेज ऑफ आपको मिलते हैं इस पॉलिसी की वजह से, क्योंकि इसने एफडीआई के लिए रूट्स ओपन करे। बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज़ को इंडिया में इनवाइट किया गया। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बहुत अच्छा ट्रेड होने लगा, मतलब एक्सपोर्ट को किया जाने लगा। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होने लगी, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होने लगी। बहुत सारी कंपनीज़ ने इंडिया में आके इन्वेस्ट किया। एफडीआई पॉलिसी बहुत ही लार्ज स्केल पे पॉपुलर हुई। तो ये सब हुआ कैसे? क्या इसके पीछे मतलब कोई भी चीज़ एक दिन में कैसे हो सकती है? और कोई भी चीज़ इतने बड़े लेवल पे, मतलब एकदम से हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने एलपीजी को स्टार्ट किया, और ये एलपीजी है क्या? इस टॉपिक में हम समझेंगे। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लिबरलाइजेशन। तो मनमोहन सिंह जी को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स, क्योंकि ये एलपीजी की पॉलिसी 1991 में मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। तो उस टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बैटलिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 90s, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसी के बारे में अभी मैंने बताया। 1990s में कोई क्राइसिस आए। ये कौन से क्राइसिस की बात कर रहा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी अगली स्लाइड में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, नीड फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी। सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारे, मतलब पर्सनल लेवल पे बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, इकोनॉमी एज अ होल, यहाँ पे हम मैक्रो लेवल की बात करेंगे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यूज़, इनकम्स। एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। तो और एक्सपेंडिचर को आप, अगर आपको एक्सपेंडिचर को फुलफ़िल करना है, अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? लोन लेंगे, ठीक है, लोन लेंगे, आरबीआई को बोलेंगे कि नोट प्रिंट करो। तो फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था। उसके बाद एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि हम कुछ पेमेंट एक्सपोर्ट के लिए करते हैं और कुछ पेमेंट इंपोर्ट के लिए हमें कुछ पेमेंट एक्सपोर्ट के लिए आती है और कुछ पेमेंट हम इंपोर्ट के लिए करते हैं। यानी एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें करेंसी कन्वर्जन, जो जिनके साथ हम डीलिंग करते हैं तो करेंसी कन्वर्जन होता है। तो उस समय में हमारे पास क्या हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो फिगर था वो नेगेटिव में चला गया था। यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे थे और एक्सपोर्ट बहुत ही कम थे, ठीक है। और इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स, इसी की वजह से इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे वो बहुत कम, इतने कम थे कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन के लिए, ये स्पेसिफिकली चीज़ मेंशन है कि फोर्ट नाइटली रिजर्व थे हमारे पास। फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व थे वो फोर्ट नाइटली रिजर्व्स थे, ठीक है। तो इसीलिए हमें इस पॉलिसी को लाने की नीड फील हुई। उसके बाद था गल्फ़ क्राइसिस। गल्फ़ कंट्रीज़ आपको पता है, लाइक जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो कंट्रीज़ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, उनमें एक क्राइसिस स्टार्ट हो गया। उस क्राइसिस की वजह से पेट्रोल के प्राइसेस में एकदम से सडनली बहुत हाइक हो गया, क्योंकि वहाँ पे कोई वॉर चल रही थी और उस वॉर की वजह से उस वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा। वर्ल्ड लेवल पे कोई भी चीज़ होगी उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे डेफिनेटली पड़ेगा। तो जब गल्फ़ क्राइसिस आया तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं है, 15 दिन का रिजर्व है।
ऊपर से हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, और एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। तो ऑयल ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे हमारे पास, क्योंकि ऑयल बहुत महंगा हो गया था। नेक्स्ट इज़ राइज इन प्राइसेस। ऐसा बोलते हैं कि जो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट है वो 4% रहता है, मतलब अच्छी इन्फ्लेशन मानते हैं कि हाँ इतनी इन्फ्लेशन अच्छी है इकोनॉमी के लिए, लाइक 3%, 4%, इतनी इन्फ्लेशन। लेकिन उन दिनों की बात है जब इन्फ्लेशन रेट 16 से भी ऊपर चला गया था, 16-17 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक तरह से खाली हो चुकी थी, न रिजर्व्स थे, एक्सपेंडिचर बढ़ रहे थे, लोन्स का हमारे सर पे एकदम से बर्डन आ गया था। तो और पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, आपको पता होगा उस टाइम पे जो मैक्सिमम कंट्रोल था वो स्टेट का था, स्टेट यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल था। तो जो पब्लिक सेक्टर थी, मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर जो थी वो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, लॉस मेकिंग यूनिट्स, राइट। तो इसीलिए एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की बहुत ही जल्द ज़रूरत थी। तो हमारे उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, उन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया एलपीजी का, और फिर पीवी नरसिम्हा राव, हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने इसे इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट इज़ ये रिफॉर्म कौन कौन से सेक्टर में आए। ये रिफॉर्म आए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये रिफॉर्म आए फाइनेंशियल सेक्टर में, ये रिफॉर्म आए फिजिकल सेक्टर में, ये रिफॉर्म आए फॉरेन सेक्टर में। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये रिफॉर्म कैसे इनका इम्प्लीकेशन कैसे हुआ हर सेक्टर में। तो हम बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी रिफॉर्म्स की। तो देखिए फिजिकल डेफिसिट उन दिनों में 8.4, देन 5, देन 5.3, देन 3.99 एंड 3.4, मतलब डे बाय डे ये हर ईयर कुछ ईयर्स के बाद ये रिड्यूस ही हुआ है, फिजिकल डेफिसिट हमारा बर्डन कम हुआ है। नेक्स्ट फॉर्म्स मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए जैसे फिजिकल पॉलिसी है वो टैक्स के साथ डील करती है और इसका फ्रेमवर्क गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। इसी तरह जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका जो फ्रेमवर्क है वो आरबीआई प्रिपेयर करती है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर, एसएलआर टूल्स, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स को यूज़ किया गया, उनमें चेंजेस किए गए और इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश की गई। आपको पता है सीआरआर ये भी एक टूल है बैंक का, एसएलआर ये भी एक टूल है। तो इन टूल्स की हेल्प से, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो इन टूल्स की हेल्प से इन्फ्लेशन को और मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। क्रेडिट प्रोवाइड करने के जो सिस्टम्स थे या क्रेडिट प्रोवाइड करने की टेक्निक्स में चेंजेस किए गए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जैसे अगर आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको बहुत सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारी परमिशंस चाहिए होंगी, बट वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, मतलब इकॉनमी को लिबरल कर दिया गया, फ्रीडम दे दी गई। अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो इतनी सारी परमिशंस की ज़रूरत नहीं है, आपको कम परमिशंस में, मतलब आपको लिमिटेड नंबर ऑफ परमिशन चाहिए और आप अपनी खुद की इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इन सब इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए बहुत ही ह्यूज स्केल पे इन्वेस्टमेंट किया। बैंक्स को लोन प्रोवाइड किया गया, बैंक्स ने आगे फर्दर इन इंडस्ट्रीज़ को लोन दिया ताकि इस तरह की इंडस्ट्रीज़ इकोनॉमी को बूस्ट अप करें, राइट। तो इंडस्ट्रीज़ में लाइक स्मॉल, सबसे पहले आती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, तीन तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इन इंडस्ट्रीज़ को लोन देने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल सेटअप तो ऑलरेडी थे, लाइक नाबार्ड, राइट, सिडबी, इन सबको और एम्पावर किया गया है, इन सबको फंड्स प्रोवाइड किए गए ताकि वो जो फर्दर हैं इनको सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट करें और देश का इंडस्ट्रियल सेटअप इम्प्रूव हो। इसके बाद एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले पब्लिक सेक्टर में 239 पीएसयूज थे,
239 से लेके 246 के बीच में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, इनको रिड्यूस करके पहले 17 हो गया। 17 के बाद 2010-11 में एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज, और आज की डेट में भी एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस एंड रेलवेज ये टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। बाकी सारी चीज़ों को क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया, प्राइवेट हाथों में दे दिया गया कि हाँ जी आप अपनी खुद की इंडस्ट्री भी इन सेक्टर्स में सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स कि आप फॉरेन कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट, लाइक फॉरेन कंट्रीज़ के शेयर्स, डिबेंचर्स आप इशू कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे है GDRs एंड ADR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये क्या होता है कि इंडियंस हैं, इंडियंस को मनी रेज करनी है, एक इंडियन कंपनी है उसको मनी रेज करनी है, तो वो इक्विटी शेयर इशू करेगी या डिबेंचर इशू करेगी। लेकिन अगर एक कंपनी अच्छी रिप्यूटेड कंपनी है, सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, फॉरेन स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ रजिस्टर्ड है और उसके क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी है, तो वो फॉरेन से भी फंड्स रेज कर सकती है, राइट। तो कैसे फंड रेज कर सकती है फॉरेन में, जैसे इंडिया में अगर एक कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, वैसे ही ग्लोबल लेवल पे एक इंडियन कंपनी GDR इशू करती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और यही GDR जब अमेरिका में इशू करती है तो उसे ADR बोलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को चेंज किया गया। ये नहीं कि इंडियन कंपनीज GDR और ADR इशू करने लगी, इंडिया में भी FDI को अलाउ किया गया, राइट। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन ऑफ FDI पॉलिसी। मैंने अभी आपको बताया कि FDI को अलाउ किया गया। FDI अलाउड सेलेक्टिवली अप टू 40%, स्टार्टिंग में 40% तक था, देन धीरे धीरे इसको 51% तक कर दिया, फिर 74% तक, फिर 100%, और उसके बाद अब मतलब काफ़ी सेक्टर्स में 100% FDI अलाउड है। पहले स्टार्टिंग में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट अलाउड थी, फिर धीरे 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 उसका रेट इंक्रीज़ किया गया। पहले 40%, देन 51%, देन 74%, देन 100%, राइट। नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी लाइक कॉम्प्लेक्स सेल टैक्स स्ट्रक्चर हैज़ बीन रिप्लेस विद सिंपल वैल्यू एडिड टैक्स। पहले क्या था, सेल्स टैक्स का जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, तो उन्होंने इसको ईजी कर दिया, वैट लेके आए। वैट क्या था, वैल्यू एडिड टैक्स, कि वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा और जो गुड्स इंट्रा स्टेट सेल होंगी उनके ऊपर वैट लगेगा, जो इंटर स्टेट होगी उनके ऊपर CST यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा। पर आज की डेट में वैसे तो ये सारी चीज़ें रिमूव होकर GST का रूप धारण कर चुकी हैं, आज की डेट में GST अप्लाई होता है, पर ये मैं आपको बता रही हूँ 1991 की बात, राइट। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब हम फॉरेन में एक तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरा हमारा फॉरेन के साथ ट्रेड भी होता है, राइट। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट हैव बीन विदड्रॉन, क्योंकि हमारे पास पहले रिजर्व नहीं थे तो हमने उन दिनों में रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी थी इम्पोर्ट पे, तो वो सारी विदड्रॉन कर ली गई। इम्पोर्ट कोटा, इम्पोर्ट लाइसेंस, इम्पोर्ट परमिट हैव बीन सिंप्लीफाइड। अब फॉरेनर्स को भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी अलाउड किए गए, फॉरेनर्स को भी अलाउ किया गया कि वो इंडिया में आके अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो वो FDI के अंदर आएगा, वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। और इंडियंस को भी अलाउ किया गया वो फॉरेन से फंड रेज कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेड पॉलिसी के अंदर हमारी चीज़ें फॉरेन में जाएंगी और फॉरेन की चीज़ें इंडिया में आएंगी, राइट। तो वो थी ट्रेड पॉलिसी। तो हमने ट्रेड पॉलिसी को ईजी बनाया ताकि हमें फॉरेन की प्रोडक्ट्स मिले। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि उन दिनों फॉरेन के प्रोडक्ट्स बहुत ही क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स माने जाते थे, तो जो फॉरेन के प्रोडक्ट्स थे वो इंडियन मार्केट को टक्कर देते थे। और जब इंडियन मार्केट को टक्कर देते थे तो एक होता है जब आपको कंपटीशन आएगा, हेल्दी कंपटीशन आएगा, तो इंडियन डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स है वो भी डे बाय डे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे ये हमारा फ़ायदा हुआ कि हमारे खुद के प्रोडक्ट्स काफ़ी लार्ज स्केल पे इम्प्रूव हुए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लिबरलाइजेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।